हाय गाइस, माय नेम इज ये तो मैं अभी नहीं रिवील करूंगी, बोर्ड एग्जाम के बाद रिवील करूंगी. बट आई एम एन 11th grader and I have scored more than 90 plus in my class 10 CBSE boards exam 2025 by just studying in the last 20 to 25 days. And in this video I'm going to share my class 10th basic math strategy through which you all can also score above 90 or 95 plus even full marks in your basic maths paper. So without wasting much time, let's begin. And ध्यान रखना कि इस वीडियो में हम लोग बस बेसिक मैथ्स के बारे में बात करेंगे. स्टैंडर्ड मैथ्स का कुछ इंक्लूडेड नहीं है. स्टैंडर्ड मैथ्स वाले ऑफकोर्स देख सकते हो, हेल्पफुल तो आप लोग के लिए भी होगा, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए अलग वीडियो आ जाएगा. दिस इज डेडिकेटेड टू बेसिक मैथ्स वालों. एंड दूसरा चीज़ ये कि डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि देखो अभी मेरे गैप डे स्ट्रैटेजीज जो कि एकदम E1 है, गोल्डन स्ट्रैटेजीज है, वो आने वाले हैं. एंड काफ़ी सारे जो आप रिक्वेस्ट करोगे सब आएगा. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके फोन पे. एंड कमेंट कर देना जो भी डाउट हो, जो भी आपको पूछना हो, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड यू कैन आस्क. सो लेट्स बिगिन. देखो फर्स्ट चीज़ जो है, अब बहुत कम टाइम बचा है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है. तो अब आपको क्या फोकस करना है? अब आपको करना है हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पे फोकस. तो इसके लिए आप गूगल से या कहीं से भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स के लिस्ट निकाल सकते हो और उन चैप्टर्स को अपने एनसीईआरटी में स्टार मार्क कर सकते हो कि ये हाई वेटेज वाले. जैसे कि मैं बता दूं आपको ओरली अगर बताना हो तो ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब. तो ये सब हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है, एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनॉमियल्स का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो. सो ये सब हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है. इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. उस लिंक से आप जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो और आप बुक में मार्क कर सकते हो. चैप्टर के भी इवन पूरे बुक में भी जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और चैप्टर्स के भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब, ठीक है. तो कोई भी पॉइंट बताने से पहले फर्स्ट चीज़ ये है कि आप ये क्लियर कर लो कि हाई वेटेज टॉपिक्स के आपको ये पता होना चाहिए. वैसे तो आपको काफ़ी पहले पता चल जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं गया है, अभी काफ़ी टाइम है, मतलब इनफ टाइम है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ. तो आपको क्या करना है कि पहले फाइंड आउट करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट तो पूरा बुक है, इंपॉर्टेंट तो पूरा सिलेबस है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आपको बोर्ड ओरिएंटेड होकर पढ़ना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसे बोर्ड्स में सीधे उठ के क्वेश्चन आएंगे. ये टॉपिक पढ़ के जाऊँगा या जाऊँगी तो बोर्ड्स में क्वेश्चन आने ही आने, ये क्वेश्चन आने ही आने. उन क्वेश्चन पे, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है. सो फर्स्ट आप लोग अपने दिमाग में डाल लो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. मेक श्योर कर लो कि वो लिस्ट आपके पास हो, या फिर आप बुक में कहीं मार्क कर लो, कहीं लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सेकेंड थिंग है कि जब आप लेक्चर देखते हो, ठीक है, बेसिक मैथ्स वालों, जब आप लोग लेक्चर देखते हो कोई भी चैप्टर का, फॉर एग्जांपल लेके चलते सर्कल्स का, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है और मैं भी कुछ हद तक करती थी. कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने भी किया था, जो कि बहुत बड़ी गलती है. अगर आप कोई भी चैप्टर देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो किसी भी चैप्टर का, तो मैंने देखा है कि जैसे आप देखो, वाओ, मैंने ये खोल के रखा था आप ही लोग को दिखाने के लिए. और जैसे कि ये तो हाँ छोड़ो, ये बाद में दिखाऊंगी. तो जब आप लेक्चर देख रहे हो तो ये नहीं कि आप ऐसे बैठे हो और आप बस लेक्चर देख रहे हो, कहानी जैसे देखते जा रहे हो. सर जैसे ऋतिक सर का देख रहे हो, फिर शोभित भैया का देख रहे हो, सर समझाते जा रहे हो, आप हाँ मतलब समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन आप खाली देखते जा रहे हो. ये बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि आपने देखा आपको 15 मिनट आधा घंटा तक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस याद रहेंगे, कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा. सो के उठोगे अगले दिन सब भूल जाओगे. सबको क्या करना है कि जब सर क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपको समझ आ गया, ठीक है, आपको एक ना एक बार रफली ही क्यों ना अपने से सॉल्व करना है. ठीक है. मैं तो प्रेफर करती हूँ कि अच्छे से गिवन टू प्रूफ. देखो अब हर क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ मत लिखो. जैसे कि जो इंपॉर्टेंट है माइनस प्लस साइड में कर लो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है जो लिखना है वो लिखो. और एक बार कम से कम लेक्चर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो PYQ हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो. ऋतिक सर के लेक्चर में या शोभित भाई के लेक्चर में वो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, आप जो टीचर को फॉलो करते हो, मैंने ऋतिक सर को किया था, तो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं आप वो सारे के सारे क्वेश्चन को एक ना एक बार अपने सामने ये कॉपी, ऐसी कोई रफ कॉपी खरीद लो, ठीक है, और वो कॉपी में आप सॉल्व करो. मैंने भी ये बहुत हद तक नहीं किया था, फिर मेरे को बाद में पता चला. तो मैं जब ये पढ़ रही थी ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो सर जितने क्वेश्चंस करा रहे थे उसमें लेक्चर में, तो मैं वो कर रही थी. देयरफॉर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही खोला था. देख लो भाइयों, आप लोग बहनों, आप लोग भी ऐसे ही करना. फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितने भी सर क्वेश्चंस करा, तो मेक श्योर कर लेना कि एक ना एक बार बनाओ, क्योंकि आप लिख के बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रह जाता है. सो मेक श्योर करना ये चीज़ फर्स्ट चीज़. एंड सॉरी कि मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अभी ये रात का नहीं, सुबह का 3:26 हो रहा है. रुको 2 सेकेंड, ये देखो ये वाला सही टाइम है, 3:26 हो रहा है, इसलिए मेरे को थोड़े से लो टोन में बोलना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाएगा. वैसे आपके पास लो वॉइस नहीं जाएगा, लेकिन वो एक एनर्जी में होता है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत रात हो रहा है, मतलब 3:26 हो रहा है. अब देखो सेकेंड चीज़ ये है कि मिनिमम, मैं मैक्सिमम नहीं बोल रही हूँ, मिनिमम आपको कम से कम पूरा एनसीईआरटी 2 बार लगाना है. 2 बार लगा के ही बोर्ड्स में जाना है, एट एनी कॉस्ट. ठीक है, माना कि बहुत लेट हो चुका है, बहुत गलती कर ली आपने, पूरा साल नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं. आप क्या करो ना कि आप सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP, ट्रिग्नो, पॉलिनोमियल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, अरे ये अपना सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये सब जो चैप्टर है, ये सब के 2-2 बार एनसीईआरटी. और कोई चैप्टर का नहीं तो ट्राइंगल्स का, सर्कल्स का, ये सब का तो पक्का से 2-2 बार एनसीईआरटी लगा के जाना, क्योंकि बेसिक मैथ्स वालों ट्राइंगल्स और सर्कल्स, इसके क्वेश्चंस बस उठ के सीधे आने ही वाले हैं एनसीईआरटी से. तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज, थ्योरम्स,
हर एक चीज़ करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है। एंड जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि ये आने ही आने हैं, वो तो एट एनी कॉस्ट छोड़ के नहीं जाने, जैसे कि बीपीटी थ्योरम हो गया और ट्रायंगल्स में कुछ थ्योरम्स हो गए, वो सबको सॉरी सर्कल्स में कुछ थ्योरम्स हो गए, वो सबको एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ के जाना है, अच्छे से बना के जाओ, गिवन टू प्रूफ सब याद करके जाओ। अब दूसरा टिप, मतलब दूसरा नहीं, ये एक प्रो टिप है छोटा सा। देखो एनसीईआरटी आप सॉल्व करोगे या कोई भी सैम्पल पेपर, पीवाईक्यू या कोई भी अगर आपके पास ऐसा बुक है, आरएस आरडी कोई भी सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन के बाद ऐसे एक ब्रैकेट में, हर क्वेश्चन तो नहीं, मतलब किसी किसी क्वेश्चन के बाद ऐसे ब्रैकेट में से लिखा होता है 2009 ऐसे कॉमा 10 12 15 22 24, तो समझना कि जो जो ईयर लिखा है ना, तो वो ईयर में वो क्वेश्चंस आए हैं। और जिस क्वेश्चन के नीचे जितना लंबा वो होगा, मतलब नंबर्स होंगे कि 24 20 22 23 21 19, समझो कि वो क्वेश्चन उतने साल, मतलब उतनी बार रिपीट हुआ है। तो आपको क्या करना है कि उस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। एनसीईआरटी में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, तो मेक श्योर करना कि आप छोड़ के मत जाओ। अगर आप कभी आरएस लगा भी रहे हो या कोई सैम्पल पेपर लगा रहे हो, कहीं भी लगा रहे हो, अगर आपको कहीं दिख गया कि ये है, काफ़ी नंबर्स हैं, तो वो छोड़ के नहीं जाना है। ये ट्रिक मेरे मैथ्स वाले सर ने बताया था, जो हम लोग को स्कूल में पढ़ाते थे, कि देखो ये वाले क्वेश्चंस मतलब बहुत हाईली प्रोबेबल चांस है कि ये आ सकते हैं और ये बहुत रिपीट भी हुए, तो इसको करके जाना है, ठीक है। और ये मैं बता रही थी, जैसे बीपीटी हो गया, सर्कल के कुछ थ्योरम्स हो गए, ट्रायंगल्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जो है कि आने हैं, मतलब कि अगर आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन तो यही आएगा, तो वो क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, गिवन टू प्रूफ स्टेप्स, मतलब अगर टाइम नहीं है ना तो इतना बार बना लो कि आपको एक तरीके से वो याद तो नहीं, लेकिन हाँ एक तरीके से आपको पता चल जाए कि इस स्टेप के बाद यही होगा, इस स्टेप के बाद यही होगा। तो वो मेक श्योर कर लेना कि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज एनसीईआरटी के तो ट्रायंगल सर्कल्स तो एकदम मत छोड़ना, उसके एग्जांपल्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कर लेना। और जो अगर आप आरएस कर रहे हो, कभी भी कर कोई भी चैप्टर के लिए अगर आप कर रहे हो, तो उसके इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, सर्कल्स के से या ट्रायंगल से या एपी से, सारे क्वेश्चंस मत करना जिसमें ऐसे नंबर्स दिए होंगे, वो कर लेना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि बहुत हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पीवाईक्यूज कितना करना है। देखो पीवाईक्यूज मेनली 2022 23 24 25 4 साल के पीवाईक्यूज आपको करने हैं भर भर के। अब एक साल में ऐसा नहीं है कि देखो एक साल में मैथ्स का बेसिक का पेपर है तो उसका एक सेट नहीं है, 3-4 सेट्स हैं। कितने सारे सेट्स हैं, मतलब एक रेंज होता है ना, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ पे एक पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे अलग टाइप, मतलब क्वेश्चंस अलग होंगे, सेट्स अलग होंगे, तो वहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर ऊपर वाले एकदम नॉर्थ वाली साइड में अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सीबीएसई के ही, तो काफ़ी सारे डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक साल के 2-3 सेट्स मतलब निकालो आज और उसको सॉल्व करो, ऐसे ही आपके पास 4 साल के काफ़ी सारे सेट्स हो जाएंगे। तो आपको ऑन टिप्स याद होने चाहिए, मतलब क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं याद होने चाहिए, ऑन टिप्स, मतलब कि अगर आपको पिछले 4 साल के पीवाईक्यू से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। क्योंकि देखो एक तो आपने बेसिक मैथ्स लिया है, तो बेसिक मैथ्स में 2 ही चीज़ है, पीवाईक्यू एज वेल एज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो घोल के पी जाना है, चलो आपके पास टाइम नहीं है तो 2 बार लगा के जाना, वो भी टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 2 बार लगा लेना, एग्जाम्पल्स तो सर्कल्स के और ट्रायंगल्स के लगा ही लेना। सेकेंडली पीवाईक्यूज अच्छे से करना है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही 10 20 30 साल के करो, बस पिछले साल 4 साल के। अब देखो 4 साल में कितने सारे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेड होंगे, तो वो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हाँ थोड़े से हैं, तो उनको बार बार इतने बार कर लो कि आपको पता हो कि हाँ इसके इस स्टेप के बाद ये होगा। तो पीवाईक्यूज को एकदम निगलेक्ट नहीं करना है, स्पेशली पिछले 4 साल के ऑन टिप्स कर लेना। अभी आपके पास 21 दिन है, डेली एक भी लगाओगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा, 1 से 2 डेली लगा सकते हो, क्योंकि ठीक है भाई बेसिक मैथ्स है, एमसीक्यू को 20 मिनट दो, 20 से 25 मिनट दो। और मैं जानती हूँ कि बेसिक मैथ्स भी काफ़ी लोग के लिए हार्ड होता है, लेकिन करना पड़ेगा, अब करना ही पड़ेगा। एक दिन में 1 से 2 पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, एक दिन में एक भी कर सकते हो। फिर अगर जैसे कि मान लो कि पूरा पेपर आपसे सॉल्व हो गया, 2-3 क्वेश्चन में डाउट है, तो वो 2-3 क्वेश्चन आप कल भी लगाओ। फिर अगर 2 दिन बाद आप बिना देखे लगाओ, अगर आपसे लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उसको फिर 3 दिन तक लगातार लगाओ, जब तक वो बिना देखे आपसे सही बनने लगे तब तक, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये कि 4 साल का जो पीवाईक्यू है उसको अच्छे से कर लो, ऑन टिप्स होने चाहिए। फिर आते हैं 4th चीज़ पे। देखो सैम्पल पेपर का बहुत डाउट है कि सैम्पल पेपर करे कि नहीं करे। मेरा मानो तो 2 से 3 सैम्पल पेपर कर लो, ज़्यादा नहीं 2 से 3 कर लो, ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए थोड़ा सा। देखो अपने लेवल से ऊपर की तैयारी करके जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने लेवल से नीचे की तैयारी करके जाओगे तो डर रहेगा, तो कॉन्फिडेंस इज बेटर देन डर। सो आपको क्या करना है कि देखो मेरे को आप लोगों को क्लियरली समझाने दो, अगर आप लोग का सिलेबस 20% 30% हुआ है, काफ़ी सारा बचा है, देन फोकस करो कि पहले आप हाई वेटेज टॉपिक्स को पढ़ो, हाई वेटेज चैप्टर्स को पढ़ो और फिर पीवाईक्यूज लगाओ जितना लगा सको। सेकेंड चीज़, लेकिन अगर आपका कहीं सिलेबस 70 to 90% के बीच में, 80 to 90% के बीच में या फिर रिवीजन वाले फेज में हो, तो आप ये गोल रखो कि एक हफ्ता में 5 से 6 पीवाईक्यूज लगाना है और 2 से 3 सैम्पल पेपर लगाना है, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपका गोल है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है बेसिक मैथ्स में, देन सैम्पल पेपर को प्लीज इग्नोर मत करना, अच्छे से करके जाना। मतलब अगर आपको 100 करना है तो ऑफकोर्स अभी तक आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा, तो सैम्पल पेपर को पीवाईक्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो 2-3 सैम्पल पेपर आराम से लगा के जाना और पीवाईक्यूज भर भर के पीवाईक्यूज करना, क्योंकि पीवाईक्यू इज द की। और अब सैम्पल पेपर और पीवाईक्यू का बात हो ही गया, देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू Oswal Books have recently released 20 combined sample paper book to boost your preparation for 2026 board exams. It also includes the latest sample paper issued by CBSE. This is the one and only book you need to cover all the major 4 subjects.
As we know that the competency-based questions have been raised to 50%, this book provides a bundle of competency-based questions which have a high probability to come in your board exams. This book also provides the most repeated question of each and every subject. So instead of buying different books for different subject, you can buy this because it is the one-stop solution for each and every problem. So make sure that you check out this book. As well as it provides a detailed solution to each and every question according to the CBSE marking scheme, which is one of the bestest thing. So the link is in the description box and for extra discount use my coupon code GLOW30. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इस साल का पेपर था 2025 का बेसिक पेपर था, बेसिक मैथ्स का पेपर था, एज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस 50% पे इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस साल का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था। और जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट था पूरे पेपर का मोस्ट स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो था केस बेस्ड स्टडी। तो केस बेस्ड स्टडी आपको भर भर के प्रैक्टिस करके जाना है। और देखो कुछ ऐसे डिफाइंड चैप्टर्स होते हैं जैसे कि ट्राइंगल्स, सर्कल्स, एपी कि इन सब से आने ही आने हैं, अगर आएंगे तो प्रोबेबिलिटी, केस बेस्ड स्टडी। तो इन चैप्टर्स के केस बेस्ड स्टडी अच्छे से लगा के जाना। ऋतिक सर अपने लेक्चर के बाद जिस चैप्टर से हाई चांसेस होते हैं केस बेस आने के, तो उस चैप्टर के बाद उस चैप्टर को खत्म करते करते लास्ट में 3-4 क्वेश्चन केस बेस्ड के करा देते हैं। तो आप ऐसे ही क्या करना कि जैसे एपी खोलना और लास्ट तक चले जाना और देखना कि हाँ केस बेस वाले क्वेश्चन से चालू हो गए, तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, या फिर गूगल से निकाल लेना, या फिर selfstudy.com वेबसाइट जो है वहाँ से निकाल लेना केस बेस क्वेश्चन और भर भर के केस बेस लगा के जाना। क्योंकि MCQ हो जाएगा, 3 मार्कर हो जाएगा, 5 मार्कर हो जाएगा। जो तंग करेगा वो केस बेस करेगा। तो केस बेस को एकदम स्ट्रॉन्ग करके जाना है ताकि वो आप लोग को तंग ना कर पाए, ठीक है ये। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2025 से नोटिस करके जो मैं आई हूँ, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू 2025 पेपर एनालिसिस, कि आप लोग को अपनी स्पीड पे बहुत काम करना है। जो लोग फास्ट लिखते हो, फास्ट मैथ्स बनाते हो, वेरी गुड, वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो। लेकिन जो लोग का एवरेज स्पीड है, प्लीज वर्क ऑन योर स्पीड, क्योंकि 2025 में लेंथी पेपर आया था। तो MCQs बनाते बनाते 3 मार्कर, 5 मार्कर, मतलब केस बेस्ड स्टडी में पहुंचते पहुंचते 10-5 मिनट ही बचा था मेरे को अपना, मैं बता रही हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मैं अपने क्लास में मैंने पूछा लोगों से, तो उन्होंने भी बताया था कि हाँ केस बेस्ड में तो पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग गया था। तो लेंदी पेपर आया था ओवर एंड ऑल। तो आपको क्या करना है कि अपनी स्पीड पे काम करना है। पेपर हार्ड नहीं था, पेपर ईजी टू मॉडरेट, नहीं मॉडरेट, मीडियम टू मॉडरेट, पेपर मॉडरेट लेवल का था। लेकिन दिक्कत ये था कि लेंदी था। तो अगर स्पीड स्लो है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, स्पीड एकदम फास्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि अभी से स्पीड का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप लोग अगर सोचोगे कि नहीं हम लोग तो बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और ऐसे ही जाके रॉकेट बन जाएंगे, तो नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि आपको अभी से प्रैक्टिस करना होगा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन करो या फिर कुछ भी सॉल्व करो, स्पीड तेज रखो, ठीक है। प्लस माइनस अभी से स्टार्ट कर दो। जब साइड में बना के करते हो प्लस माइनस, तो थोड़ा सा स्पीड वो करो। 3 आवर्स का, इसलिए तो कहा जाता है कि PYQs का 3 आवर्स का स्लॉट लगा के जाओ, ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरे को MCQ में ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे को ये सेक्शन बी में ज़्यादा लगता है, सेक्शन सी में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप फिर उस पर वर्क कर सकते हो। तो मेरा ये टिप है इस चीज़ के लिए कि जो लोग टाइम को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, आप क्या कर सकते हो कि बोर्ड एग्जाम से पहले 5-6 स्लॉट PYQs के लगा लो, 3 आवर्स वाले। उसके बाद जाओ ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरे को MCQ में टाइम लग रहा है। तो आप फिर आप घर पे लगाओगे पहली बार, आपको MCQ में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। आपका 4 घंटा में पेपर कंप्लीट होगा। आप अगली बार लगाओगे आपका 3.5 आवर्स में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर आधा घंटा ज़्यादा लगा। फिर तीसरी बार लगाओगे आपका 3 घंटा में हो जाएगा, लेकिन आपका राइटिंग गंदा रहेगा। फिर चौथी बार लगाओगे राइटिंग भी सही होगा, टाइम पे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका घर पे ही आपकी सारी गलतियां सुधर जाएगी। फिर आपको बोर्ड एग्जाम में आप एकदम परफेक्ट होके जाओगे, परफेक्ट बन के जाओगे घर से। इसलिए आपको क्या करना है कि पेपर घर पे लगा के जाना है। और ये लगा रहे हो तो एक और इस पे प्रो टिप है कि बैठना 10 बजे लगाने, सुबह के 10 बजे बैठना और 1 बजे उठ जाना, क्योंकि यही टाइम है बोर्ड एग्जाम का। इससे आपका बॉडी अडेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरे को 10 बजे फोकस मोड मेरा एकदम ऑन हो जाना चाहिए, मेरे को तैयार हो जाना है, मेरे सारे दिमाग के सेल्स हर एक चीज़ को एक्टिव कर देना है। वो वाला जो देखो, नहीं तो अगर नहीं होगा ना ये चीज़, तो बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक सब होने लगेगा। तो ये सबसे बचने का एक ही उपाय है, ऋतिक सर ने भी बोला है कि बोर्ड एग्जाम से पहले रूम, जैसे कि बोर्ड एग्जाम से पहले अभी ये बेस्ट टाइम है, रूम बंद करो अपना, स्टडी टेबल लेके बैठो, एक क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवाओ, कोई भी पिछले साल का जो आप नहीं देखे हो उसको कभी नहीं उसको देखो। नो चीटिंग, ठीक है, अपने से नो चीटिंग, क्योंकि चीटिंग नहीं करोगे तभी मार्क्स आपको मिलेगा। नहीं तो आप खुद से, आपको जानते हो जो क्वेश्चन आप वही बनाओगे, तो ये तो फिर कोई फायदा नहीं है ये करने का। तो जो पेपर आपने कभी सॉल्व नहीं किया वो पेपर लो, कॉपी लो, पेन लो, और जैसे आप बनाते हो सेक्शन ए लिखो पूरा अच्छे से, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे वैसे लिखो 3 घंटा में। फिर उसको चेक करो आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए, जो क्वेश्चन गलत हुए उस पर काम करो, उन चैप्टर्स पे काम करो, उन टॉपिक्स पे काम करो, ठीक है। तो वो करना है। एंड लास्ट चीज़ कि जब पेपर लिखने जाना बोर्ड एग्जाम में, तो मतलब गिवन टू प्रूफ, ये तो एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना है। फॉर्मूलाज
ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन गिवन, टू प्रूव, अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख दो। और ये मैं वही बोल रही हूँ ना भाई, ये आपको वहाँ जाके आदत नहीं लगेगी, ये घर से लगाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाना, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग अच्छा करना, गिवन टू प्रूव लिखने का आदत लगाना। मेरे स्कूल में अच्छा राइटिंग नहीं है आपका, तो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स घर से स्टार्ट करो। अगर आप जब पेपर लगाओगे 3 घंटा के स्लॉट में, तो अच्छे से लिखो। सेक्शन ए, लाइन मारो, रफ लाइन खींचो, रफ लिखो, सॉल्व करो रफ वाले में, कहीं पर भी नहीं लिख लो। उसके बाद से क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर, आंसर, गिवन, टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड, फाइनल आंसर इज दिस, फिर जो क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन में जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, सब कुछ घर से आदत लगाओ, तब जाके वहाँ पे होगा। और यही था कि देखो, पहले सिलेबस अच्छे से करो। टीचर अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो ऋतिक सर, ठीक है। अब बुक रिकमेंड करूँगी तो पीवाईक्यू लगाओ, भर भर के कोई भी पीवाईक्यू का बुक खरीद लो। कुछ नहीं है तो गूगल से लगा लो, सेल्फ स्टडी वेबसाइट से। और एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अब करने का टाइम नहीं है। अगर आपने सिलेबस कर रखा है पहले से, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एनसीईआरटी पे फोकस करो। उसका एग्जाम्पल्स, बैक क्वेश्चन, सब चीज़, हर एक चीज़, थ्योरम सबको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ अच्छे से कर लेना, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा, लेंदी रहेगा। इसीलिए मेन फोकस करना है कि अपना स्पीड पे, अपने टाइम मैनेजमेंट पे और पीवाईक्यूज पे। ये करके जाओ, आराम से हो जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।